नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने के लिए जो कि सुनने में आपको प्रथम दृश्यता ही समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि किस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर ने अपने पति के साथ मिलकर के एक भ्रष्टाचार के तरीके को चेन तरीके से इस्तेमाल किया था। आज के सेशन में हम पूरी कहानी को समझाएंगे, सिलसिलेवार तरीके से आपको सारी बातें बताएंगे। कौन है चंदा कोचर, कौन है दीपक कोचर, क्या है वीडियोकॉन के साथ इनका मामला, एक अलग ही प्रकार की कॉन्स्पिरेसी स्टोरी है, उसे आपको सुनना चाहिए। आइए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। भ्रष्टाचार के इस मसले को डिस्कस करते समय पहले मैं आपके सामने कुछ न्यूज की हेडिंग्स लिख देता हूं। एक्स आईसीआईसीआई बैंक सीईओ चंदा कोचर हस्बैंड अरेस्टेड इन लोन फ्रॉड केस। अब ये केस लोन फ्रॉड का है क्या, ये आज के केस में आपको समझना है। ठीक है, लोन फ्रॉड केस यानी कि शब्द से स्पष्ट है कि लोन देते समय किसी प्रकार की जालसाजी हुई थी। लोन क्या होता है ये आप सब जानते हैं, लेकिन लोन देते समय बैंक्स अपने पद का अगर दुरुपयोग करने लगे या बैंक का कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अगर कोई सामने वाला व्यक्ति लोन के लिए एलिजिबल ना हो और उसे लोन दे दे, पद का दुरुपयोग है। जितनी लिमिट तक लोन मिल सकता है उससे अधिक लिमिट तक का लोन दिला दे, पद का दुरुपयोग है। यानी कि ये तमाम वो तरीके हैं जिनके माध्यम से बैंक्स अपने आप के साथ में व्यापारिक लेन देन करते समय अपने पद में कोई ना कोई मिसयूज कर सकती हैं। तो आप देखें, हाल ही में एक्स आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर को हाल ही में अरेस्ट किया गया है। सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति को हिरासत में लिया है। अब हिरासत में लिया है तो कोई मामला होगा। फिलहाल के लिए आप इन दो किरदारों पर फोकस करें, एक है चंदा कोचर और एक है दीपक कोचर। हस्बैंड वाइफ हैं दोनों। ये वो महिला हैं जिनके बारे में कभी कहानियां इस तरह से छपा करती थी कि देश में प्राइवेट नौकरियां इतनी अच्छी हो गई हैं कि एक ट्रेनी के पद पर आई हुई महिला यानी मैनेजमेंट ट्रेनी पर आई हुई महिला एक बैंक की एमडी बनती हैं और इसी बात के कारण उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। चंदा कोचर एक समय पर यूथ आइकॉन थी क्योंकि इनके द्वारा जो भी वक्तव्य दिए जाते थे उनकी बातें लोग इस तरह से लिया करते थे कि एक बहुत साधारण पद से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली महिला एक दिन देश की सर्वोच्च जो सबसे बड़ी बड़ी जो बैंक्स हैं उनमें से एक बैंक आईसीआईसीआई बैंक की एमडी बनी थी। तो ऐसी कहानी के अंदर ये काफी मोटिवेशनल स्टोरी रही, लेकिन 2018 के बाद से इन्हें आईसीआईसीआई बैंक ने ही पद से हटा दिया। साथ में इनको पेंशन के जो लाभ मिलने थे उनसे वंचित कर दिया। इनको दी गई सुविधाएं वापस ले ली गई। ईडी ने और सीबीआई ने इनके ऊपर जबरदस्त तरीके से शिकंजा कसा और इनके पास में जितने भी पैसे हैं उनकी संपत्ति अटैच कर दी गई। तो ये क्या है पूरी कहानी, आज के सेशन में हम इस विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए आज के बारे में इस बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको जो यहां पर बातें बताई जा रही हैं, 24 से लेकर 26 दिसंबर के बीच में सीबीआई की कस्टडी के अंदर चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को भेज दिया गया है। आरोप क्या है? आरोप यह है कि इन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देते समय रूल रेगुलेशंस में कुछ हेरफेर की थी। अब यह हेरफेर की जो कहानी है इसको समझाने के लिए फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि 2017 के अराउंड बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को एनपीए कि हम लोन नहीं चुका पाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में लोन दिखा दिए थे। तो जो एनपीए दिखाने वाले कंपनियां थी उनमें से एक वीडियोकॉन भी थी और उसको जो लोन देने वाली बैंक थी उनमें से आईसीआईसीआई बैंक का नाम भी था। आईसीआईसीआई बैंक ने जिन कंपनियों को लोन दिया था उनमें से एक कंपनी वीडियोकॉन भी थी और जब लोन देने के लिए समिति बनी थी, क्योंकि 3000 करोड़ से ऊपर के लगभग लोन की आवश्यकता थी, तो उन लोन देने वाली समितियों के अंदर चंदा कोचर भी शामिल थी। अब इसके बाद में आरोप जब लगने शुरू हुए कि चंदा कोचर मदद नहीं कर रही हैं जांच के अंदर, कभी छुट्टी पर चली गई हैं, तो सीबीआई ने फाइनली उठाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, तो फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा जीवन परिचय देता हूं और फिर पूरा मसला आपको समझाने का थोड़ा सा ब्रीफ में प्रयास करूंगा। सबसे पहले चंदा कोचर बैंकिंग सेक्टर में अपना नाम कमाने के लिए जानी गई। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से वर्ष 2011 में सम्मानित किया गया। मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने कॉमर्स की बैचलर, इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स से इन्होंने अकाउंटेंसी
और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की इन्होंने डिग्री ली थी। 1984 में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी चंदा ने आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन किया था। 1994 में इन्होंने आईसीआईसीआई संपूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग कंपनी जब बन गई तो यह असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर नियुक्त हुई। चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की डिप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर बनी थी। फिर 2001 में बैंक में उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद दिया गया। कोचर को कॉर्पोरेट बिजनेस देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिर उन्हें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया। 2009 में चंदा कोचर को सीईओ और एमडी बनाया गया। साल 2018 में कोचर ने बैंक से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कहा यह गया कि बैंक के ही द्वारा इन्हें पद से निकाल दिया गया। ये है चंदा कोचर। फिलहाल के लिए इनके बारे में जो नाम जुड़ गया है, एंट्री जुड़ गई है, वो ये है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य किया था। इनके ऊपर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया है। किस कारण से गिरफ्तार किया है? जिस कंपनी का नाम आया दैट वाज वीडियोकॉन। वीडियोकॉन फिलहाल कहां है? तो वीडियोकॉन अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर चुकी है। इसे वेदांता ग्रुप ने हाल ही में परचेज किया है। वेदांता ग्रुप के द्वारा एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद जून 2021 में इसका अधिग्रहण किया गया है। यह हुई वीडियोकॉन की कहानी। वीडियोकॉन वही जिसकी आपने वीडियोकॉन टीवी, वीडियोकॉन का एडवर्टाइज करते हुए कभी शाहरुख खान को भी सुना होगा। चलिए अब थोड़ी कहानी सुनते हैं। असल में चंदा कोचर ने जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार किया, ईडी और सीबीआई जिस मामले की जांच कर रही है, असल में उस मामले में जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं उनका नाम है दीपक कोचर। अभी दीपक कोचर कौन है? चंदा कोचर के हस्बैंड हैं। अब क्या किया था दीपक कोचर ने, अब वो सुनिए साहब। असल में यह कहानी कुछ कंपनियों के बीच में घूमती हुई कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर वीडियोकॉन के एक मालिक हैं जिनका नाम है, अब ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं ये है वीडियोकॉन के मालिक। नाम है इनका वेणुगोपाल धूत। तो दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत ये दोनों मित्र हैं। अगर प्रथम दृश्यता कहानी को आपको शॉर्ट में समझाया जाए तो आप यह समझ लो कि धूत को 3000 करोड़ के लोन की आवश्यकता थी। आईसीआईसीआई बैंक ने लोन दिया और वही लोन बाद में एनपीए करार दे दिया गया। आसान समझना, बहुत आसान है। यदि आपको यह बताया जाए कि मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको, मान लीजिए कि मैं दीपक कोचर हूं और मेरे एक मित्र का नाम धूत है। मेरी वाइफ आईसीआईसीआई बैंक की हेड है। वो मेरे मित्र की कंपनी को 3000 करोड़ का लोन देती है। बाद में वाइफ की जो बैंक है वो उस लोन को एनपीए करार दे देती है। एनपीए मतलब कि ये कंपनी लोन नहीं चुका पाएगी, इसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए। अर्थात वो 3000 करोड़ जो मेरी मित्र की कंपनी में आए, अब दीपक कोचर जो कि मैं, अब वो व्यक्ति यानी मेरा मित्र और मैं, इन दोनों के बीच के रिश्ते की जो कहानी है अब वो उजागर होनी है। ये कहानी किस तरह से अब घूम गई आपको समझ में आने में आसानी होगी। चलिए तो अब इसको, कहानी को हम कंपनियों के नाम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से है कि दीपक कोचर की कंपनी का नाम है पिनेकल एनर्जी। एक कंपनी है पिनेकल एनर्जी। अब आपको याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज दिमाग में रखिएगा। दूसरी तरफ धूत की कंपनी है, उसका नाम है सुप्रीम एनर्जी। पिनेकल एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी। हालांकि धूत की कंपनी वीडियोकॉन भी है, उसे तो आप साइड में हटा दीजिए। ये दोनों लोग मिलकर के, कौन कौन? धूत और दीपक कोचर, ये दोनों मिलकर के एक नई कंपनी बनाते हैं जिसका नाम है नू पावर। जैसे न्यू पावर होता है ऐसे नू पावर। नू पावर कंपनी बना ली धूत ने, और मतलब मेरे दोस्त ने और मैंने मिलकर के कंपनी बना ली। 50-50% की पार्टनरशिप कर ली। कंपनी का नाम हो गया नू पावर। ओरिजिनली मेरी कंपनी का नाम क्या था? मेरी कंपनी का नाम पिनेकल एनर्जी। धूत की कंपनी का नाम क्या था? सुप्रीम एनर्जी। दोनों ने मिलकर एक और कंपनी बना ली, नाम क्या है? नू पावर। कितना परसेंटेज है? 50-50% है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। 2008 में इस कंपनी का गठन हुआ। 2009 में धूप यानी कि मेरा मित्र, उसने नू पावर के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। यानी धूत हट गया, अब कंपनी पूरी तरह से मेरे पास आ गई। कौन सी कंपनी? नू पावर। मैं कौन? दीपक कोचर। दीपक कोचर के पास में पूरी कंपनी आ चुकी है 100% शेयर के साथ। चलिए अब क्या होता है? 2010 में कोचर की नू पावर को, यानी मेरी नू पावर जो कंपनी है, इसको पैसों की जरूरत होती है। धूत की
कंपनी सुप्रीम एनर्जी, हम दोनों ने मिलकर के क्या बनाई थी, न्यू पावर, लेकिन अब धूत अलग हो चुका है, वो अपनी सुप्रीम एनर्जी नाम से कंपनी चला रहा है। धूत की कंपनी जो सुप्रीम एनर्जी है वो मेरी कंपनी को 64 करोड़ रुपए लोन देती है। यानी धूत ने मुझे 64 करोड़ रुपए लोन में दिए। जब कंपनी लोन देती है तो एक दूसरे से शेयर भी बांटती हैं। अर्थात जो दीपक कोचर यानी कि जब मैंने लोन लिया तो अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी वापस से किसको पकड़ा दी, धूत को पकड़ा दी। अर्थात कंपनी में फिर से मालिकाना हक धूत के पास चला गया। मेरे पास क्या आ गया, 64 करोड़ रुपया। मैं कौन हूं, चंदा कोचर का पति। अब समझ में आ रही है कहानी? हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इसका कहानी के सभी पात्र काल्पनिक, आप नाम से समझिएगा। अब आगे की कहानी साहब, 64 करोड़ रुपए अपने पास आ गए। आगे चलते हैं। धूत ने बैंक से 300 करोड़ रुपए का लोन लिया था। धूत ने 300 करोड़ का लोन लिया था। कौन सी बैंक से, चंदा कोचर की बैंक से 300 करोड़ का लोन लिया था, उसमें से 64 करोड़ मुझे दे दिए थे। यानी लोन पास कराने की एक तरह से रिश्वत आ गई साहब। 64 करोड़ रुपए न्यू पावर को दिए गए थे। एक तरह से 300 करोड़ का लोन बैंक ने दिया, उसमें से 64 आपका कट आपके पास पहुंच गया। आगे बढ़िए साहब। लोन की एक शर्त भी थी कि इसके बदले न्यू पावर को शेयर सुप्रीम एनर्जी को ट्रांसफर करने होंगे। अर्थात न्यू पावर निकल करके सुप्रीम एनर्जी के पास पहुंच गई। टेक्निकली अपने पास तो पैसे आ गए, अपन ने कंपनी बेच दी, कोई बात नहीं साहब। अब आगे देखते हैं साहब। आप आगे क्या होता है, शेयर ट्रांसफर होने के कारण एक ही साल में वेणुगोपाल धूत के पास न्यू पावर की कमान आ गई। दीपक कोचर से न्यू पावर वहां चली गई। 2011 में सुप्रीम एनर्जी बोले तो धूत की कंपनी, उसने न्यू पावर को महेश चंद्र पुगलिया, अब कोई तीसरा मित्र और आ गया, उसको ट्रांसफर कर दिया। पुगलिया धूत का दोस्त है। न्यू पावर को लेकर के पुगलिया को बेच दिया गया ताकि यह ना लगे कि पुगलिया मतलब धूत बीच में इन्वॉल्व है। अब पुगलिया को कंपनी सौंप दी गई। पुगलिया धूत का पार्टनर था, उधर की तरफ नया बंदा जुड़ गया जिसका नाम पुगलिया है। 2012 में अब फिर से देखिए आप, एक बार कितना ले लिया, 300 करोड़ लोन लिया था। 300 करोड़ लोन लिया था, 64 करोड़ की किस्त आ गई थी साहब। 2012 में वीडियोकॉन बोले तो धूत की कंपनी, इसको फिर से लोन की जरूरत पड़ी। आईसीआईसीआई बैंक ने इसको 3250 करोड़ रुपए लोन दिया। किसको, धूत को। यानी चंदा मैडम जी ने इनको पैसे पकड़ाए 3250 करोड़ रुपए। अब इसकी सेवा पानी क्या बनती है, इसकी सेवा पानी बनती है कि धूत तू अपने दोस्त पुगलिया से बोल कि सुप्रीम जो कंपनी न्यू पावर है वो वापस मेरे पति को पहुंचाए। आइए फिर देखिए। अब जनाब यहां से आगे क्या होता है, आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी चंदा कोचर को 3250 करोड़ रुपए के लोन देने वाली कमेटी के अंदर मेंबर बनाया गया था। मैडम ने लोन दिया था। 2013 में अब देखिए 2012 के अंदर धूत को मिल गया लोन के बदले अब फिर से कृपा बरसानी है। तो जो ये न्यू पावर नामक कंपनी है, इसको वापस से दीपक कोचर को मात्र 9 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। कहानी फिर से समझ में आ गई। उधर कौन था, पुगलिया, जिसके पास क्या थी, न्यू पावर कंपनी दीपक कोचर को मात्र 9 लाख रुपए में दे दी जाती है। कॉमन सेंस लगा लिया। दीपक कोचर के पास अब तक क्या आ चुका है, न्यू पावर कंपनी आ चुकी है। 62 करोड़ रुपए जो शुरुआत में 64 करोड़ रुपए जो रिश्वत लिए थे वो आ चुके हैं। अब दोबारा समझ लीजिए, पहली बार जब 300 करोड़ दिए थे 64 करोड़ का कट मिल गया था। दूसरी बार जब कंपनी को लोन दिया, इस बार पूरी कंपनी घूम करके दीपक कोचर के पास वापस आ गई है। यानी उधर से चंदा कोचर लोन पास करती है, इधर दीपक कोचर के पास कंपनी में पैसा और कंपनी चला आता है। पैसा किसको दिया जा रहा है, बार बार धूत को। धूत कट निकाल के इधर पकड़ा दे रहा है। काम कैसे हो रहा है, कंपनी के माध्यम से हो रहा है। इससे आसान तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे। एक बार में पढ़ने के बाद अच्छे के समझ में नहीं आता है। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो यह मसला फिर आपको छोड़ देना चाहिए ट्रैक करने से। पूरी की पूरी कहानी आपको समझाने के लिए थी। अगर समझ पाए हैं तो बेहतर है, नहीं तो छोड़ दीजिए कि हुआ होगा कुछ। ठीक है,
अगर अब आप ये समझ गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि जिस कंपनी के शेयर कभी 64 करोड़ रुपए में लिए थे उसको 9 लाख में कैसे दोबारा खरीदा जा सकता है, यानी कि दाल काली है। और अगर ऐसी स्थिति है तो सीबीआई की और ईडी की नजर आएगी, नजर डायरेक्ट नहीं आई। एक निवेशक था, उसे बुरा तब लगा जब ये जो 3250 करोड़ का लोन दिया गया था ना, इसे एनपीए करार दे दिया आईसीआईसीआई बैंक ने कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, इस पैसे की वापसी नहीं हो पाएगी। उस बेचारे शेयर धारक को यह बात बुरी लगी कि भाई तुम लोगों ने एक व्यक्ति को लोन दिया, उस व्यक्ति से आप लोन वापस नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि उसने आपको पैसा दिया हुआ है, इसका मतलब सब मिले जुले हैं। ऐसी स्थिति में एक विसिल ब्लोअर मतलब जो सूचनाएं छुप कर देता है, मुखबिर, उसने सूचनाएं पहले तो छुप कर दी लेकिन बाद में वो खुलकर सामने आ गया और उसने इस पूरे मामले को सब जगह उजागर किया, हर जगह जा जाकर शिकायत की। पहले किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, बातें दबा दी गई, एनपीए होने के बाद बातें दबा दी गई कि अरे छोड़ो। बाकी एनपीए जब क्या क्या होता है, अगर डिटेल में जानना है तो हमने इस पर ऑलरेडी सेशन कर रखा है। बैड बैंक क्या होती है इस पर हमने सेशन कर रखा है। इसके बाद में जब ये सारे काम हो गए, तो जब ये सारे काम हो रहे थे, इस बीच में जब एनपीए घोषित हुआ तो 2016 के अंदर आरबीआई ने इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, क्योंकि वो विसिल ब्लोअर हर जगह पहुंच गया, सीबीआई, सरकार, सबके पास कि साहब मामला गड़बड़ है। आरबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया। आरबीआई के अकॉर्डिंग जो कागज चाहिए होते हैं वो सारे कागज थे। आरबीआई ने कहा कि मामले में कोई गड़बड़ लग नहीं रही, क्योंकि आरबीआई को तो केवल बैंकिंग के कागज चेक करने थे ना जी। आरबीआई ने चेक कर लिया, मामला आगे चला गया। विसिल ब्लोअर लेकिन रुका नहीं, वो टॉप मैनेजमेंट के पास, बैंक के पास शिकायत करने गया कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मामला कहीं और है। टॉप मैनेजमेंट को बात समझ में आई, उन्होंने चंदा कोचर को पद से हटाया। इसी बीच में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस को अलाउ किया कि इस मामले की वो जांच करे। विसिल ब्लोअर के कहने पर यह मामला धीरे धीरे निकल करके एक रिटायर्ड जज बीएन श्रीकृष्णन के पास पहुंचता है। और जब यह रिटायर्ड जज के पास मामला पहुंचता है, इसी बीच में कोचर इनडेफिनिट टाइम के लिए लीव पर चली जाती हैं, छुट्टी पर चली जाती हैं, क्योंकि अब मामला पकड़ में आएगा। वो सब छोड़ छाड़ के भाग जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन बीच की बीच में रखा रह जाता है। 2016 में जांच शुरू हुई थी वीडियोकॉन ग्रुप और आईसीआईसीआई के बीच में। ये निवेशक थे अरविंद गुप्ता, जिन्होंने यह मामला उजागर किया। ये हैं बैंक वीडियोकॉन केस के अंदर विसिल ब्लोअर। अब विसिल ब्लोअर, हालांकि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती, लेकिन अब सबके सामने है। इन्होंने अपनी बातें धीरे धीरे सब जगह रखना शुरू की। 2018 में जब बातें रखते हुए सामने आई बातें, तब बातें निकल करके पता चली तो सीबीआई ने इनके खिलाफ 2019 जांच का केस दर्ज किया। 24 जनवरी 2019 को जाकर के पहली बार इनके खिलाफ एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की। मामला आगे बढ़ना शुरू हुआ। ईडी ने इनके खिलाफ पूरी तरह से जांच करना शुरू किया। इधर चंदा कोचर को पद से हटा दिया गया। चंदा कोचर हाईकोर्ट जाती है कि मुझे पद से गलत हटाया गया। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी। ईडी ने फिर दीपक कोचर को गिरफ्तार किया 2020 में जाकर के। तुम्हारे खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज है, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया कि ये जो पैसा घुमा रहे हो तुम, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। और ये जो प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया के बाद में सीबीआई ने पूरी तरह से चंदा कोचर के खिलाफ मई 2022 में मामला दर्ज किया। इस तरह से जाकर के आज इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो आप देख रहे हैं वो इनकी गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ मामला है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह कहानी शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो बढ़िया है। वीडियोकॉन फेल कैसे मारा, इसके बारे में कभी डिटेल में आपको स्टोरी सुनाएंगे। कभी जब हम अपने चैनल पर इसके बारे में चर्चा करेंगे कि बहुत बड़ा फ्रॉड केस है, इसके बारे में कभी अलग से चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके अनअकैडमी पर आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।